देखिए, एलर्जी एक बॉडी में इनहेरेंट प्रॉब्लम है। किसी को भी रिएक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ से। जो एटमॉस्फेरिक एलर्जेंस हैं जैसे पोलन, डस्ट और कई चीज़ें जो हवा में उड़ रही हैं, उससे लोगों को रिएक्शन होता है। देखिए, कुछ जो सीजनल एलर्जीज होती है ना, वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होती है। वो बहुत ब्रिस्क एलर्जी होती है, ब्रिस्क एक्सेसिव स्नीजिंग होएगी, एक्सेसिव वाटरिंग होता है और तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। नमस्कार, सेहतनामा में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हम अलग अलग विषयों पर बात करें तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आज बात होगी कॉमन एलर्जी। मौसम बदला कि खांसी, ज़ुकाम या छींके आना शुरू हो जाता है या सारा साल ये एलर्जी रहती है, कारण क्या है और इलाज क्या है, बता रहे हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन अब्रोल जी। उनसे बात करती है। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। सो इससे पहले का वीडियो जो पोस्ट नेजल ड्रिप पे गले में बलगम का आना, वो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगा एलर्जी पे भी बात होनी चाहिए। सो बार बार होने वाली एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस है क्या? देखिए, एलर्जी एक बॉडी में इनहेरेंट प्रॉब्लम है। किसी को भी रिएक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ से। मोस्टली देखा गया है कि जो एटमॉस्फेरिक एलर्जेंस हैं जैसे पोलन, डस्ट और कई चीज़ें जो हवा में उड़ रही हैं, उससे लोगों को रिएक्शन होता है। अब वो रिएक्शन का सिम्टम क्या होता है? वो नॉर्मली नाक में जब जाता है वो पदार्थ, बड़े माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे दिखते तो नहीं है। जैसे कि पोलन, आपको पता है, बहुत छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो वो जैसे ही नाक में घुसता है, खुजली होती है, पानी आता है, छींकें आती हैं, फिर वो बलगम का फॉर्म बनता है और फिर वो क्रोनिक हो जाता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। राइनाइटिस मीन्स नोज़। तो नोज़ की एलर्जी होती है जिसमें एक्सेसिव स्नीजिंग, वाटरिंग और नाक बंद भी होना, ये सारा कुछ होता है। अब ये जो राइनाइटिस होता है, ये मोटा मोटा दो टाइप का होता है। जो लोग सीजनल राइनाइटिस से सफ़र करते हैं उनको चेंज ऑफ सीज़न में होता है, क्योंकि वो प्रोबेबली पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोलन से रिएक्ट करते हैं। तो वो पोलन जो होते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं, वो कुछ सीजन्स में ही पॉलिनेट करते हैं। जैसे ग्रासीज होती है, ग्रासीज के पोलन आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, या इवन जब विंटर शुरू होने से पहले उस टाइम, तो उन लोगों को उस टाइम एलर्जीज होती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं और वो सारा साल सफ़र करते हैं, उसको हम पेरेनियल एलर्जी बोलते हैं। वो सारा साल ही उनको सिम्टम्स रहते हैं और जाहिर सी बात है कि उनके एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ ऐसी है जो कॉन्टीन्यूसली रहती है, तो ऑब्वियसली वो पोलन के नहीं होते, वो मोस्ट लाइकली डस्ट के एलर्जीज के पेशेंट होते हैं। डस्ट सब घरों में होती है, क्लासेस में होती है, बच्चों के स्कूल में होती है, कहीं भी जाएं डस्ट आजकल होता ही है। तो उससे एलर्जी जो होती है वो पेरेनियल होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। और काफ़ी साइजेबल पॉपुलेशन सोसाइटी की इस प्रॉब्लम से सफ़र करती है। धूल मिट्टी प्रदूषण हर जगह है जी। तो सिम्टम्स, लक्षण जो है वो दोनों के सेम होते हैं, जिनको सारा साल ही खांसी जुकाम रहता है या एलर्जी रहती है, या जिनको मौसम बदलने पर होती है, सेम सिम्टम्स? देखिए, कुछ जो सीजनल एलर्जीज होती है ना, वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होती है, क्योंकि वो पोलन काउंट बहुत हाई होता है पर्टिकुलर सीजन में। तो वो बहुत ब्रिस्क एलर्जी होती है, ब्रिस्क एक्सेसिव स्नीजिंग होएगी, एक्सेसिव वाटरिंग होता है और तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। जो पेरेनियल एलर्जी है, जो क्रोनिक एलर्जी रहती है, उसके सिम्टम थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि स्नीजिंग थोड़ी कम होती है, इतनी एक्सप्लोजिव या एक्सेसिव स्नीजिंग नहीं होती है। उन पेशेंट्स में डिस्चार्ज होना या पोस्ट नेजल ड्रिप का होना ज़्यादा कॉमन है। उन पेशेंट्स में नोज़ ब्लॉक होना भी काफ़ी कॉमन है। ऐसे पेशेंट्स में साइनोसाइटिस की इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं, फिर उनमें पीला पीला डिस्चार्ज या हेडेक्स वगैरह भी होने लगती। तो क्रोनिक एलर्जी, जो पेरेनियल एलर्जीज़ हैं, उसके सिम्टम थोड़े से माइल्डर होते हैं, लेकिन वो प्रोलॉन्ग्ड होते हैं।
वेरेज सीजनल एलर्जी में एक ब्रिस्क रिएक्शन होता है और कुछ 15-20 दिन में काफ़ी पेशेंट सफ़र करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। कारण भी बता दिए आपने, लक्षण भी बता दिए, अब इलाज। जी। जो सीजनल होती है उसका भी इलाज बताया मौसम बदलने पर, और जो सारा साल रहती है और इलाज ना कराने पर कितना नुकसान होता है? देखिए, सीजनल एलर्जी मैक्सिमम टाइम्स पोलन से होती है, और पोलन हमारे नोन ही रहते हैं काफ़ी। पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं, कुछ ग्रासेस होते हैं, कुछ वीड्स होती हैं जो सड़कों के आसपास, कुछ झाड़ियाँ, कई कुछ होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो एलर्जी टेस्ट करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्या चीज़ है। अगर हम उसको हटा सकें कहीं आसपास, अपने आसपास से, तो बहुत फ़ायदा होता है। अदरवाइज जनरली सीजनल एलर्जी, जैसे पोलन हवा में रहता है, तो अवॉइड करना तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है, बिकॉज सांस तो लेना ही है आप सब ने। तो इसमें एंटी एलर्जिक्स काम करती हैं बहुत अच्छे से, और काफ़ी एंटी एलर्जिक्स अवेलेबल हैं टैबलेट्स फॉर्म में। कुछ नेज़ल स्प्रेज होते हैं जिसमें एंटी हिस्टामिन नेज़ल स्प्रे भी होते हैं, और कुछ स्टीरॉयड स्प्रे भी होते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, और हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को जब सीज़न चेंज हुआ है और सिम्टम शुरू हुए हैं, उस टाइम वो दवाई शुरू करें। एक गोली रोज़ का खाना ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है, और नेज़ल स्प्रे करने पड़ते हैं, और उनके सिम्टम्स रीजनेबली अंडर कंट्रोल रहते हैं। लेकिन जो पेरेनियल एलर्जी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है हैंडल करना। इसमें भी एलर्जी टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, कौन सी डस्ट माइट्स हैं। मोस्टली डस्ट माइट्स होती हैं जो कि डस्ट में होती हैं। तो डस्ट माइट्स आर माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं, और उनकी एलर्जी इज़ दी कॉमनेस्ट एलर्जी। उनका प्रोटीन शेडिंग जो होती है उसकी एलर्जी होती है। तो इन पेशेंट्स की, क्योंकि सिम्टम्स थोड़े से माइल्डर होते हैं और प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी अलग है। पर ओवरऑल इन पेशेंट्स में भी एंटी एलर्जिक्स टैबलेट्स और स्प्रे देने से रीजनेबली रिस्पॉन्स आता है। लेकिन डस्ट माइट्स अवॉइडेंस मेजर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, क्योंकि हम लोगों को अब ये पता है रहता है कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा डस्ट माइट्स होती हैं, और वो हमें पता चला है कि मैट्रेसेस में, तकियों में, पुराने फर्नीचर में, बुक्स में, कर्टन्स में, कारपेट्स में, इसमें जो डस्ट माइट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम ज़रूर बोलते हैं कि आप ये जो चीज़ें हैं जैसे मैट्रेस, तकिए हैं, इनको तेज़ धूप में थोड़ी देर रखिए, 3-4 घंटे हर हफ्ते या हर 10 दिन बाद। उससे डस्ट माइट्स मर जाएंगी। दूसरा, उनको हाई वैक्यूम से क्लीन करिए, और कमरे से बाहर निकाल के करिए, ताकि जो पेशेंट एलर्जिक पेशेंट है वो दूर रहे। ये भी फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, 10-15 दिन में एक बार हाई प्रेशर वैक्यूम से साफ़ करें और धूप लगाएं, झाड़ें। जो ये पेशेंट एलर्जिक पेशेंट है उसके कमरे से ट्राई करना है कि वुडन फर्नीचर निकाल दें, और पुरानी बुक्स भी निकाल दें। कारपेट और जो कर्टन है उसको भी यही ट्रीटमेंट करें जो वैक्यूम और वो सब। और दूसरा, एक चीज़ और अवेलेबल होती है जिसको हम बोलते हैं बैरियर। बैरियर होता है कि मैट्रेस और चादर के बीच में एक ऐसी लेयर बिछाना चाहिए, जो कि मिलती हैं मार्केट में, जिसका पोर साइज़ बहुत छोटा होता है। कपड़ा बड़ा फाइन कपड़ा होता है, जिससे अब मैकिनटॉश भी हो सकता है, मोमजामा भी हो सकता है, या पॉलीथीन भी हो सकता है। उस तरह के कई कपड़े भी होते हैं जिसके पार्टिकल साइज़, जिसमें होल साइज़ बहुत छोटे हैं, उसमें से डस्ट माइट्स नहीं आ सकती हैं ऊपर। तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है, इंडिया में भी मिलती है, बाहर तो मिलती ही है। तो एक वो भी हम एडवाइस करते हैं कि जिनको डस्ट माइट की एलर्जी है तो वो भी यूज़ करें। काफ़ी ड्रास्टिक रिलीफ हो जाता है लोगों में। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साइनोसाइटिस ना हो। इन चीज़ों से बचने के लिए ये सारी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और साइनोसाइटिस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, दर्शक वो वीडियो देख सकते हैं। बचाव भी आपने बता दिया। अब जब जो मौसम बदलने पर एलर्जी होती है,
क्या वो खतरनाक होती है अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, और जो पूरे साल रहती है उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या नुकसान? दोनों का अलग अलग बताइए। देखिए अल्टीमेटली क्योंकि सिम्टम सिमिलर हैं, बॉडी का रिएक्शन सेम है, नाक का रिएक्शन भी सेम है एलर्जन की तरफ, तो अल्टीमेटली सिम्टम तो सेम ही रहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। कई पेशेंट्स में फिर साइनोसाइटिस हो जाता है अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बलगम बन रहा है और बलगम साइनसिस में स्टे करता है और फिर वो ख़राब हो जाता है, वो येलो हो जाता है, फिर हेडेक्स होने लगती हैं, फिर और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो दोनों टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस में नॉर्मली लगभग सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन सेम ही रहती है। सो इसलिए हमें क्योंकि सीजनल राइनाइटिस जो है वो काफ़ी सीवियर सिम्टम्स देता है, बहुत ज़्यादा इनकैपेसिटेटिंग स्नीजिंग, बहुत इनकैपेसिटेटिंग वाटरी डिस्चार्ज, तो डिस्कम्फर्ट लेवल काफ़ी रहता है। तो जनरली लोग ट्रीटमेंट ले ही लेते हैं। क्रोनिक एलर्जीज में लोग हमने देखा है थोड़े कंप्लायंस कम रहता है, बिकॉज लोग दे गेट यूज टू दिस सिम्टम, तो उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल है शायद, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। तो उसमें भी फिर वही साइनोसाइटिस होना और फिर हेडेक्स और फिर आगे बलगम गिरते रहना थ्रू आउट द ईयर और फिर ओवरऑल जनरल वेलबींग अच्छी ना रहना, ये सिम्टम्स रहते हैं, तो ट्रीट करना चाहिए, इलाज करवा लेना चाहिए। अच्छा, मौसमी जो मौसम बदलने पर जो एलर्जीज होती है, क्या उनसे बचा भी जा सकता है? एक्चुअली कईयों को हर बार हो जाती है, मौसम बदला और एलर्जी हो गई। जी, एक्चुअली वही बात हो गई कि क्योंकि ये नॉर्मली ये प्लांट पोलन से लिंक्ड रहता है और प्लांट पोलन तो फिर अब हवा में घूम ही रहे हैं, तो हवा में अब बाहर निकले हैं तो सांस लेंगे ही। तो ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली हमने देखा है कि अगर मास्क लगा के रहें या इंडोर रहें तो फ़र्क तो पड़ेगा, बिकॉज एक्सपोजर जो पोलन काउंट कम घर के अंदर कम रहता है, बाहर ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा बाहर जाना अवॉइड करेंगे तो पॉसिबल है कुछ बेटर होना, लेकिन सीजनल एलर्जी जनरली मुश्किल है अवॉइड करना। अच्छा, सबको नहीं होती जी, कुछ को होती है, ऐसा क्यों होता है? ये आपकी बॉडी में टेंडेंसी है, आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन डेवलप कर लेती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन सर्टन थिंग्स। 10-20% पेशेंट्स में जेनेटिक भी होता है, ये टेंडेंसी फैमिली में चलती है, और 70-80% पेशेंट्स जो हैं वो एक्वायर कर लेते हैं। बॉडी में कुछ ऐसे कण आपके जाते हैं, धीरे धीरे बॉडी सेंसिटाइज होती जाती है और आप एलर्जिक हो जाते हैं। तो ये आपके हाथ में नहीं है, देयर इज नथिंग दैट यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग एलर्जी। कुछ और टिप्स जाते जाते देना चाहे तो? टिप्स यही है कि जो लोग एलर्जिक हैं वो ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं अल्टीमेटली अस्थमा की तरफ जाते हैं लॉन्ग टर्म में, खासकर बच्चे तो आजकल बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं। वी डोंट नो द रीज़न, बट आजकल के डेट में छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं, उनकी एयरवे बहुत रिएक्टिव है। एलर्जी के साथ साथ नाक जुकाम के साथ साथ उनको अस्थमा भी बहुत काफ़ी लोगों को हो रहा है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एस्थमाटिक सिम्टम है या सांस लेने में इशू है तो इसको प्रॉम्प्टली ट्रीट करें, बिकॉज एस्थमा होने का चांस आपको बहुत ज़्यादा है।